नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने 29 मार्च को हरिद्वार में कहा कि सनातन धर्म को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये समय की कसौटी पर खरा साबित हुआ है। संन्यास दीक्षा के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आप भगवा रंग धारण करके इसकी प्रतिष्ठा बनाने का संकल्प ले रहे हैं, लेकिन जो सनातन है उसे किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। मोहन भागवत ने आगे कहा कि सनातन धर्म जो पहले से शुरू हुआ था, आज भी है और कल भी रहेगा। बाकी सब कुछ बदल जाता है, ये पहले शुरू हुआ था, आज भी है और कल भी रहेगा। हमें अपने आचरण से लोगों को सनातन समझाना होगा। उन्होंने आगे कहा कि सनातन आ रहा है का मतलब है सनातन कहीं गया नहीं था, सनातन हमेशा से है। हमारा दिमाग आज सनातन की ओर जा रहा है। कोरोना के बाद लोगों को काढ़े का मतलब समझ आ गया। प्रकृति ने ऐसी करवट ली कि हर किसी को सनातन की ओर करवट लेनी होगी। उन्होंने कहा कि आज आप केसरिया रंग धारण कर इसकी प्रतिष्ठा बढ़ाने का संकल्प ले रहे हैं। जो सनातन है उसे किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ये समय की कसौटी पर हमेशा खरा साबित हुआ है। वहीं देश में कोरोना के मामले चिंता बढ़ा रहे हैं। बुधवार को दिल्ली में बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना के 300 नए केस सामने आए हैं। यहां कोरोना संक्रमण दर 13.89% हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि दिल्ली में 2 कोरोना पेशेंट की मौत भी हुई है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार बीते 24 घंटे के दौरान दिल्ली में 2160 टेस्ट फेल हुए हैं। इससे पहले मंगलवार को कोरोना के 214 केस सामने आए थे, जबकि सोमवार को 115 और रविवार को 153 केस सामने आए थे। स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि बीते 3 से 4 दिनों में नए केसों की संख्या दोगुनी हो गई है। ऐसी आशंका जताई गई है कि कई लोग बिना टेस्ट किए संक्रमण के लक्षणों के आधार पर दवाएं ले रहे होंगे। हालांकि सभी लोगों को कोरोना का टेस्ट कराना अवश्य चाहिए। हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि दिल्ली में कोरोना के केसों पर तुरंत एक्शन होना चाहिए। ये संख्या तेजी से बढ़ रही है। बीते सोमवार को 115 मामले सामने आए थे और अब बढ़कर 300 मामले पहुंच गए हैं। शनिवार को संक्रमण दर मात्र 4.98% था, जो अब करीब 14% तक जा पहुंचा है। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतना चाहिए। कोरोना अस्पतालों में 54 मरीज भर्ती हैं, जबकि करीब 452 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। वहीं सीतापुर में सम्राट सेना एवं सम्राट अशोक क्लब के तत्वाधान में आयोजित शोभा यात्रा अटवा में स्थित राष्ट्रीय स्मारक से शुरू होकर ग्राम शहादत नगर रैली पहुंची। वहां के आयोजकों ने बड़ी धूमधाम से रैली का स्वागत किया। शहादत नगर में मिश्रिक कस्बे में पुलिस सुरक्षा के साथ रैली निकालकर ग्राम सहरोई के लिए कलकी चौराहा और जरीगवा चौराहे होते हुए ग्राम सहरोई में बड़ी धूमधाम से सम्राट अशोक की जयंती मनाई गई। संगठन के पदाधिकारियों ने योगी सरकार से मांग उठाई कि सम्राट अशोक की जन्म जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और विपक्ष पर करारा प्रहार किया है। राहुल गांधी के लंदन में दिए बयान को लेकर बीजेपी पहले से ही हमलावर है। पीएम ने बिना नाम लिए कहा कि विश्व में मंच पर किसी का डंका बज रहा है तो वो भारत है। ऐसे में देश के अंदर और बाहर की भारत विरोधी शक्तियां एकजुट हो गई हैं। भारत को रोकने के लिए संवैधानिक संस्थाओं पर चोट की जा रही है, उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। कहा करते थे जनसंघ के जमाने में, बड़े बड़े नेता कहते थे जनसंघ को जड़ से उखाड़कर फेंक देंगे। ये उनके बड़े बड़े नेता बोलते थे जी। और आज की कांग्रेस कहती है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। जनसंघ को मिटाने की, भाजपा को मिटाने की अनेक बार साजिशें हुई। और ये तो वो लोग हैं जिन्होंने मुझे भी जेल में डालने के लिए क्या क्या जाल नहीं बिछाई, लेकिन वो पूरी तरह नाकाम रहे। और हम बचे हैं, हम फले हैं, फूले हैं, तो जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, देशवासियों के प्यार से बढ़े, देशवासियों का अपार प्रेम, यही तो हमारी पूंजी है, यही हमें समर्थन देता है, यही हमें शक्ति देता है।
देशवासियों के आशीर्वाद से हम आगे बढ़े हैं, बढ़ रहे हैं और बढ़ते ही रहेंगे। सबसे युवा देश है, आत्मविश्वास से भरे हुए देश है। पूरे विश्व में दुनिया के बड़े बड़े मंचों पर आज अगर किसी का डंका बज रहा है तो नाम है हिंदुस्तान, वो नाम है भारत। ऐसे में देश के भीतर बैठी और देश के बाहर बैठी भारत विरोधी शक्तियों का एकजुट होना स्वाभाविक है। ये शक्तियां किसी भी तरह भारत से विकास का एक कालखंड छीन लेना चाहती है। आज भारत का सामर्थ्य अगर फिर बुलंदी की तरफ जा रहा है तो इसके पीछे हमारी एक मजबूत नींव है। ये नींव हमारी संवैधानिक संस्थाओं की है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस की है। इसलिए आज भारत को रोकने के लिए हमारी इस नींव पर चोट की जा रही है, संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार किया जा रहा है, उन्हें बदनाम करने का अभियान छेड़ा जा रहा है, उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी विश्वसनीयता खत्म करने की साजिश की जा रही है। जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उन पर जब एजेंसियां कार्रवाई करती हैं तो एजेंसियों पर हमला किया जाता है। जब कोर्ट कोई फैसला सुनाता है तो कोर्ट पर सवाल उठाए जाते हैं, न्यायिक प्रणाली पर हमले होते हैं। आप सब देख रहे हैं, कुछ दलों ने मिलकर भ्रष्टाचारी बचाओ अभियान छेड़ा हुआ है। आज भ्रष्टाचार में लिप्त जितने भी चेहरे हैं वो सब एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं। पूरा देश ये देख रहा है, देश समझ रहा है। साथियों, भ्रष्टाचार ने हमारे देश का बहुत नुकसान किया है। दिमक की तरह देश को खोखला किया है भ्रष्टाचार ने। देश की जनता देख रही है कि पहले की सरकारों ने किस तरह भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर केवल खानापुरी की थी। लेकिन पिछले 9 साल में भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अभियान चलाया, उसने आज भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों दोनों की जड़ें हिला दी। बल्कि भाजपा भारत के सबसे फ्यूचरिस्टिक पार्टी है। हमारा एक ही लक्ष्य है, भविष्य के आधुनिक और विकसित भारत का निर्माण करना। और इसलिए हमें खुद अपने लिए भी भविष्य के लक्ष्य निर्धारित करने ही होंगे। इसके लिए हमारे पास आधुनिक सोच भी होनी चाहिए, आधुनिक संसाधन भी होने चाहिए। हमें भाजपा को एक ऐसी संस्था के रूप में विकसित करना है जिसके पास अगले 10 साल, 20 साल, 50 साल के लक्ष्य निर्धारित है। इसके लिए 3 बातें हर कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता, हर भाजपा सदस्य के स्वभाव में होना समय की मांग है, देश की जरूरत है। वो 3 बातें क्या है? एक है अध्ययन, दूसरा है
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए यानी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के दौरान गुजरात में एक कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फंसाने के लिए उन पर दबाव डाला गया था। अमित शाह ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को कमजोर करने के लिए कांग्रेस सहित विपक्षी दलों पर निशाना साधा। गृह मंत्री ने कहा कि 2014 और 19 में हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का वादा किया था। विपक्ष क्या चाहता है, जो भ्रष्टाचार करके उस पर मुकदमा दर्ज ना हो। उन्होंने कहा कि सीबीआई कांग्रेस सरकार के दौरान कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में पीएम मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उनको फंसाने के लिए मुझ पर दबाव बना रही थी। इसके बावजूद बीजेपी ने कभी हंगामा नहीं किया। अमित शाह ने कहा कि मैं जब गुजरात का गृह मंत्री था तो मुझे सीबीआई ने एक एनकाउंटर मामले में फर्जी केस मेरे ऊपर दर्ज किया था। मुझे सीबीआई के 90% सवालों में यही होता था कि क्यों परेशान हो रहे हैं, नरेंद्र मोदी का नाम ले लें और बच जाएंगे। हमने कभी काले कपड़े पहनकर संसद में हंगामा नहीं किया। मुझे 90 दिन में ही हाईकोर्ट ने बेल दे दी थी। अदालत ने कहा कि मुझे गिरफ्तार करने के लिए सीबीआई के पास पर्याप्त सबूत ही नहीं है। वहीं दिल्ली नगर निगम में आज विशेष बजट सभा का आयोजन किया गया। बैठक शुरू हुई तो मेयर सैली ओबराय ने कहा कि बजट पर चर्चा होगी, इसलिए मेयर ने सत्ता पक्ष, विपक्ष, बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से चर्चा में भाग लेने के नाम पर सदस्यों के नाम मांगे। सत्ता पक्ष की तरफ से 4 नाम दिए गए, लेकिन बीजेपी ने 11 नाम दिए। वहीं मेयर ने बीजेपी से नाम कम करने के लिए कहा। वहीं खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन द्वारा बीएन पोद्दार इंटर कॉलेज के मैदान में विशाल ईट राइट मेले का आयोजन किया गया और मेले में अलग अलग तरह की प्रदर्शनियां भी लगाई गई। सुबह 9 बजे मुख्य विकास अधिकारी मनीष मीना द्वारा हरी झंडी दिखाकर प्रभात फेरी का शुभारंभ किया गया। प्रभात फेरी बीएन पोद्दार से होकर होली गेट और वापस बीएन पोद्दार इंटर कॉलेज में इस रैली का समापन हुआ। प्रभात फेरी में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, एनसीसी, सिविल डिफेंस, स्कूल छात्र छात्राओं सहित अन्य विभागों के लोगों ने भी हिस्सा लिया। रैली में लोगों को मोटे अनाज के प्रति जागरूक किया गया। कभी किसी को कह पाएंगे हम यहाँ तो भाषण दे रहे हैं और आपने भाई दिनचर्या में चल रहे सफल होने का क्या नहीं है ये कार्यक्रम। आज कसम खा रहे कि नहीं, हम कितना मोटा अनाज जिसको भूल गए थे, नाम भूल गए थे, उनको याद करें, उनको घर में लावे, सबको मिला के खिलावे, तभी हमारा आपका। वहीं आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह ने बीजेपी को एक बार फिर से घेरा है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाएंगे। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने एक ऐसा चौंकाने वाला सच देश के सामने रखा है जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, जिसको जानकर आप परेशान हो जाएंगे कि देश का प्रधानमंत्री अगर इस तरह से देश की संपत्तियों को, देश के खजानों को एक ही व्यक्ति के नाम पर नीलाम करने जा रहा है तो इसके पीछे उसकी मंशा क्या है। इसके पीछे एकमात्र मंशा है कि दरअसल ये जो अडानी का सारा घोटाला है, ये घोटाला नरेंद्र मोदी का घोटाला है। पैसा इस घोटाले में नरेंद्र मोदी का लगा हुआ है और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सिलसिलेवार एक एक करके एक एक घटना का उदाहरण दिया। किस तरह से श्रीलंका के अंदर बिजली का प्रोजेक्ट अडानी को दिलाया गया। वो प्रोजेक्ट अडानी को नहीं दिलाया गया, वो प्रोजेक्ट नरेंद्र मोदी जी को मिला, क्योंकि श्रीलंका की स्टैंडिंग कमेटी के सामने वहां अधिकारी ने जाके बताया, बिजली बोर्ड के चेयरमैन ने जाके बताया कि हमें तो राजपक्षे जी ने कहा मोदी जी का दबाव है, अडानी को दे दो ठेका। बांग्लादेश में बिजली का ठेका अडानी को दिलाया गया, वो ठेका नरेंद्र मोदी जी को मिला। देश के 6 एयरपोर्ट नियम बदल के अडानी को दिए गए, वो 6 एयरपोर्ट, उसके ऊपर कब्जा। देश के सारे एयरपोर्ट्स के ऊपर जो भी व्यापार है
उस पर 30% कब्जा अडानी का है, यानी कि नरेंद्र मोदी जी का है। और एक परंपरा शुरू की देश के प्रधानमंत्री ने, कनपटी पे बंदूक लगाकर संपत्तियों को छीनने की परंपरा। कृष्णापट्टनम एयरपोर्ट, कृष्णापट्टनम सीपोर्ट, वो मिल गया अडानी को। पहले सीबीआई का छापा होता है, ईडी का छापा होता है, फिर अडानी को। जीवीके पे छापा होता है, फिर एयरपोर्ट अडानी को। एसीसी पे छापा होता है, फिर एसीसी सीमेंट अडानी को। तो ये सारा कुछ अडानी को नहीं है, ईडी का, सीबीआई का इस्तेमाल करके ये सारा का सारा व्यापार, सारी की सारी संपत्ति नरेंद्र मोदी जी अपने नाम पर कर रहे हैं। और उनकी मंशा है कि दुनिया का नंबर 1 अमीर बनना है, क्योंकि अडानी तो नंबर 2 तक पहुंच पाया था, उसके बाद ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई, नीचे चला गया। ये सारा का सारा पैसा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगा है इस घोटाले और जांच, इस भ्रष्टाचार में। और अगर इसकी जांच होगी तो इस अडानी के घोटाले में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फंसेंगे, क्योंकि सारा का सारा पैसा उनका पैसा है। इसीलिए अपनी सरकार की परवाह किए बगैर, सारी विपक्षी पार्टियों की आवाज की परवाह किए बगैर नरेंद्र मोदी जी चट्टान के तरह इस अडानी घोटाले में अडानी के साथ खड़े हैं। और उनको मालूम है कि अगर जेपीसी की जांच होगी, ईडी की जांच होगी, सीबीआई की जांच होगी, कितना भी बचाने की कोई कोशिश करेगा, लेकिन इसमें नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री फंसेंगे। देश में कोयला की खदानें, लगभग 2800 करोड़ रुपए का कोयला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार भगोड़े ललित मोदी पर हमलावर रहे हैं। वो उन्हें भगोड़ा बताते रहे हैं और केंद्र सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं। अब ललित मोदी ने राहुल गांधी के बयानों पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि वो राहुल के खिलाफ ब्रिटिश कोर्ट जाएंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ललित मोदी को भगोड़ा घोषित किया जा चुका है, लेकिन अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि वो दोषी करार नहीं दिए गए हैं और देश के सामान्य नागरिक हैं। राहुल गांधी मोदी सरनेम वाले बयान पर सूरत कोर्ट से दोषी करार दिए गए थे और इसलिए उन्होंने संसद की सदस्यता गंवानी पड़ी। ललित मोदी ने कांग्रेस नेताओं द्वारा उन्हें भगोड़ा बोले जाने पर सवाल उठाया और कहा कि वो क्यों और कैसे भगोड़े हुए। राहुल को उन्होंने पप्पू बताया और पूछा कि आखिर वो कब दोषी करार दिए गए। उन्होंने कहा कि एक और अन्य विपक्षी नेताओं के पास करने के लिए और कुछ नहीं है, तो उनके पास जानकारी गलत है या वे बदले की भावना से बोलते हैं। ललित मोदी ने ट्वीट में कहा कि वो कम से कम राहुल गांधी के खिलाफ ब्रिटिश कोर्ट जाएंगे, राहुल गांधी को ठोस सबूत के साथ आने की चुनौती देंगे और उन्होंने कहा कि राहुल खुद को मूर्ख बनते देखने के लिए उत्सुक हैं। अपने ट्वीट में ललित मोदी ने हैशटैग के साथ कांग्रेस नेताओं आरके धवन, सीताराम केसरी, मोतीलाल वोहरा और सतीश चरण का नाम लेते हुए उन पर विदेशों में संपत्ति होने का दावा किया। वहीं कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमारी पार्टी चुनाव जीतेगी। आलाकमान विजयी उम्मीदवार के साथ बातचीत करने के बाद मुख्यमंत्री पद का चेहरा तय करेगा। चुनाव आयोग की घोषणा के मुताबिक कर्नाटक में 224 सीटों पर 10 मई को एक ही चरण में मतदान होगा, जबकि नतीजे 13 मई को आएंगे। खड़गे ने यहां संवाददाताओं से कहा कि चुनावी राज्य में कांग्रेस मजबूत है और पार्टी की ताकत बढ़ाने के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्य में प्रचार करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बीजेपी सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करने का प्रयास कर रही है। हमारे कार्यकर्ताओं ने बूथ स्तर पर काम किया है। हमारे पास चुनाव जीतने की पूरी संभावना है, इसलिए प्रधानमंत्री अपने कैबिनेट मंत्रियों को कर्नाटक भेज रहे हैं और वे खुद गृह मंत्री राज्य का दौरा कर रहे हैं। पार्टी तो शुरू से कोशिश कर रही है, उनका जो करप्शन है वो करप्शन हाईलाइट करें और जो भी उनके काले करतूत हैं उसको तो हमारे सीएलपी लीडर
पीसीसी प्रेसिडेंट, हमारे सीनियर लीडर्स सभी पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर उनको एक्सपोज किया है और प्रजाध्वनि यात्रा भी निकाली है। तो हर जगह जाकर हमारे लोग पहुंचे हैं और बूथ वाइज भी हमारे लोग काम किए हैं। तो हमारी जीतने की संभावना पूरी है। इसीलिए तो मोदी जी अपने पूरे कैबिनेट के। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।